नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक जो किसी भी लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर देता है। ये सिर्फ सरकारी खजाने तक को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि जनता के भरोसे, न्याय व्यवस्था और शासन की नैतिकता पर भी सीधा हमला करता है। भारत में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए कई कानून बनाए गए, जिनमें से महत्वपूर्ण है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जिसका मकसद था सरकारी पदों पर बैठे लोगों को जवाबदेह बनाना और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। 2018 में संशोधन हुआ और धारा 17A जोड़ी गई, जिसमें किसी भी सरकारी कार्मिक के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार की मंजूरी का प्रावधान किया। आज धारा 17A सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर सवालों के घेरे में है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में क्या ये कानून भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहा है? क्या ये ईमानदार अफसरों की ढाल है या भ्रष्टाचारियों का कवच? आज बात इसी मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में मौजूद है रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी। बहुत स्वागत है योगेंद्र जी आपका। कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इसलिए मेरा सबसे पहला सवाल यही कि हम 17A की बात करते हैं, क्या वाकई में ये रोड़ा है या ढाल है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर यह पहुंच चुका है और इसे लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं? देखिए 17A ये क्यों जोड़ा गया, मतलब 17 तो थी, 17A क्यों जोड़ी गई? ये इसलिए जोड़ी गई कि जो सरकारी अमले में कोई फंड रेज होता है, सरकारी अमले में कोई ठेका होता है, कोई किसी प्रकार का कोई टेंडर होता है या और भी कई प्रक्रियाएं होती है जिसके अंदर पैसे का आदान प्रदान होने की अनुमति होती है। उसके अंदर क्या होता है कि इन्होंने ये कहा कि अगर पहले से 17A अगर हम नहीं लगाएंगे तो अधिकारी पे दबाव बना रहेगा, वो अधिकारी डरेगा और कार्य करने में वो अपने आप को अक्षम महसूस करेगा। वो ये डरेगा कि मेरे खिलाफ जांच नहीं हो जाए, अनुसंधान नहीं हो जाए। तो इसलिए इसको रोकने के लिए इन्होंने 17A सेंट्रल गवर्नमेंट ने जोड़ा है। इसमें क्या है कि कोई भी जांच या विवेचना पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं होगी। कोई भी जांच या विवेचना FIR से पहले की किसी भी जांच या विवेचना 17A के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध नहीं हो सकती। देखिए इसके अंदर जो जस्टिस नागरत्नम है उनका क्लियर स्टैंड है। वो क्या है, जो ये एक्ट है, एक्ट के अनुसार वो सही कह रही है। वो ये कहती हैं कि अगर आप जांच ही नहीं कर पाओगे, आप उसके दस्तावेज ही नहीं ले पाओगे, तो आप अपराध साबित कैसे करोगे? और जो दूसरे जज हैं वो ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो जांच के दायरे में आ ही नहीं रहा हो अभी और उसके ऊपर आक्षेप लगा करके उसे डरा करके और विकास के कार्यों में रोड़ा अटकाओगे, तो हम ये नहीं चाह रहे हैं। हम ये जो विश्वनाथन जी हैं जज साहब, उनका ये मानना था कि हम इसे नहीं रोकेंगे। तो दोनों के अंदर डिफर है। लेकिन देखिए 17A जब से लगा है तब से, अच्छा मैं गया जांच करने किसी के यहाँ, 17 के ए अनुसार अगर उसको ये पता चल गया कि साहब उसकी जांच चालू हो गई, वो अपनी प्रॉपर्टी को इधर उधर कर देगा, वो अपने सामानों को इधर उधर कर देगा, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर देगा। मतलब उसको कितना टाइम मिल जाएगा, और उस टाइम को देना ही इस 17A का एक उदाहरण है। अगर हम उस चीज को नहीं देते हैं और जांच करने की अनुमति फ्रीडम हो, पूरी हो, अब जैसे रंगे हाथों पकड़ा गया तो इसमें तो क्या करेगी 17 है, या कोई आपस में पैसे के लेन देन के संबंध में बात कही है तो उसमें 17 क्या करेगी, क्योंकि वो तो सरकारी कार्य के अलावा है ये बातें। तो इन्होंने ये कहा कि भाई 17A इन पे तो लागू नहीं होगी जो रेड 100 पकड़े जाएंगे, लेकिन इन पे जरूर लागू होगी जो सरकारी कार्य के अंदर टेंडर है, ये है। जैसे जल जीवन मिशन का काम था, अब ये जल जीवन मिशन के काम में जांच नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब तक जांच हो जाएगी, नल ऊपर बिछाओ चाहे नीचे बिछाओ, जांच नहीं कर सकते। ये तो क्या हुआ, ये सरकारें जब बदली है तब जाके ये जांच हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुमति दे दी जांच करने की। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि 17A किसी भी सूरत में
लागू नहीं होनी चाहिए, ये तत्काल प्रभाव से हटनी चाहिए, संविधान के खिलाफ है। ठीक है, हमारे साथ ए के जैन सर भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है। जैन सर, बहुत स्वागत है आपका। बेहद अहम है, और क्योंकि ये बहुत ही अहम कानून है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये जो कानून लाया गया, लेकिन अब इस कानून को लेकर ही जैन साहब बहस छिड़ गई है, और जब बात सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच जाए और उसके बाद 2 जजों के अलग अलग राय हो, तो आम जन भी बहुत उत्सुक है कि आखिर ये क्यों लाया गया। क्या वाकई में जो कहा जाता है सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो क्या इसे लेकर भी 2 पहलू हैं? कितना जायज है ये, कितना सही है? जैन सर, कानूनी पहलू इसका समझना चाहेंगे, उद्देश्य क्या था इससे? क्या वाकई में ट्रांसपेरेंसी है, या फिर जो कहा जा रहा है कि किसी के लिए तलवार का काम है और किसी के लिए ढाल का? देखिए, इस सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू है जी, जैसा योगेंद्र जी ने अभी बताया। हाँ। इसके अलावा कोई दूसरा पहलू नहीं है सर। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि जब ब्यूरोक्रेसी ने अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के ऑर्डर निकलाए हों या कानून बनाने का प्रयास किया हो। पहला केस 1997, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाला गया कि सीबीआई भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकारियों के, एक पर्टिकुलर लेवल के अधिकारियों के खिलाफ जांच करने से पहले, प्रारंभिक जांच भी करने से पहले, बिना अनुमति के जांच नहीं कर पाएंगे। विनीत नारायण का फेमस केस है, इसमें इसको चैलेंज किया गया जी। और चैलेंज में स्ट्रक डाउन किया गया कि सर ये इट इज वायलेशन ऑफ राइट ऑफ इक्वलिटी। आप 2 भ्रष्टाचारियों में फर्क कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, कैसे कर सकते हैं? उसके बाद दोबारा धारा दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जिसके तहत सीबीआई दर्ज है, उसमें धारा 6A जोड़ी गई, 2003 की बात है ये। और उसमें भी ये था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारियों के विरुद्ध बिना अनुमति के कोई प्रारंभिक जांच भी नहीं हो सकती, शिकायत रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को के नाम से फेमस केस है, और भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने इसको चैलेंज किया, और अल्टीमेटली जो फेमस जजमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि ये 6AB अल्ट्रा वायरस है। आज जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा कि इट इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। जिस 5 जजेज की बेंच ने जिस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था, आप उसको दूसरे रूप में लाए। उन्होंने कहा जहां तक प्रोटेक्शन की बात है, प्रोटेक्शन किसी भी, ललिता कुमारी का लार्जर बेंच का जजमेंट है कि जैसे ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चालान करने से पहले प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की बाध्यता अभी भी है। ये 2 स्तरीय बाध्यता क्यों? क्या ये सही है कि ईमानदार अधिकारियों को प्रोटेक्ट देना चाहिए, परंतु प्रोटेक्शन के आड़ में कितना प्रोटेक्शन देंगे आप उनको आम आदमी से अलग? धारा 197 जो आप बदल गई है, उसमें आपको प्रोटेक्शन है। आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन में चालान फाइल हो, उससे पहले का प्रोसिक्यूशन है। जहां तक जजमेंट की बात है, जजमेंट में जस्टिस विश्वनाथन ने पहले जजमेंट लिखा। जस्टिस विश्वनाथन का मेन कंसिडरेशन ये था कि डिटेल्ड, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, ये सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया था जी। और 2018 में सेलेक्ट कमेटी, जिसके चेयरमैन तब राजस्थान के सांसद श्री भूपेंद्र यादव जो भी मंत्री थे, उन्होंने कुछ करके ये प्रोविजन वापस इसके अंदर डाला गया था। जस्टिस विश्वनाथन ने मेन इंसिस्टेंस इस बात पे दिया कि सब डिटेल डिस्कशंस के बाद पार्लियामेंट ने इसको पास किया। ईमानदार आदमियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, पर साथ ही साथ जस्टिस विश्वनाथन ने भी कहा है कि ये प्रोविजन बेईमानों को ढाल बचाने के लिए यूज किया जा सकता है। इससे पहले मैं 2 बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। जायसवाल केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैं उसका हिंदी तर्जुमा कर रहा हूं, कि भ्रष्टाचार पहले संज्ञा थी, 2016 का निर्णय है, जो अब सर्वनाम हो गई है, मतलब बड़ा कॉमन हो गया। जस्टिस लोढ़ा सुब्रमण्यम स्वामी के केस में कि भ्रष्टाचार से डेंजरस से कोई चीज देश के अंदर हो नहीं सकती, ये दूसरी बात कही थी सर। अब जो जजमेंट्स आए दोनों के दोनों, उसमें शुरू में ही जस्टिस क्योंकि नागरत्ना ने बाद में लिखा, उन्होंने कहा कि मुझे ये डिस्टिंक्शन जो है कि सब एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों के लिए तो परमिशन की जरूरत है और बाकी आम आदमी के लिए नहीं है, ये कोई इंटेलिजेंट क्लासिफिकेशन इस ग्राउंड में नहीं है, क्योंकि देयर इज ऑलरेडी प्रोटेक्शन कि चालान गवर्नमेंट सर्वेंट को बचाने के लिए प्रोटेक्शन है कि सरकार चाहेगी तभी उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से। ये इस पे दूसरी बात उन्होंने खुद ये माना कि इसको जस्टिस विश्वनाथन ने कि ये ढाल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने एक नया सुझाव ये दिया कि लोकायुक्त और लोकपाल
इस बात की अनुमति दें। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने यह कहा कि हम कानून नहीं बता सकते, वी कैन नॉट लेजिस्लेट द लॉ कि भाई लोकपाल या लोकायुक्त दे क्यों। इसलिए उन्होंने कहा ये अल्ट्रा वायरस है तो अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि जब जस्टिस विश्वनाथन भी इस बात को मान रहे हैं कि इसका मिसयूज हो सकता है, इससे गलत आदमियों को प्रोटेक्शन मिल सकता है, तो फिर उन्होंने कहा इसको पर इनके प्रोटेक्शन के लिए लोकपाल और लोकायुक्त से परमिशन ले ली जाए। लोकपाल और लोकायुक्त से फिर ये कम से कम, फिर जो आर्टिकल 14 और 19 है उसका क्लियर कट उल्लंघन है, और यही बातें उस पूरे जजमेंट में कही गई है। सारे के सारे जजमेंट, वो जो जजमेंट विनीत, उन्होंने कहा 5 जजेस की बेंच ने सुब्रमण्यम स्वामी के केस में फैसला दिया था, उसको आप कैसे ओवर रूल कर सकते हो? नाम बदल के कुछ 4 लाइनें दूसरी डाल के आप उसको वही चीज लाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर आपने। मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है मिथिलेश जी आपका। बेहद अहम मुद्दा है ये और चर्चा का विषय बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट में मामला, लेकिन सीधे तौर पर मिथिलेश जी ये नजर नहीं आता कि जो धारा 17A है वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हुई नजर आती है, क्योंकि समानता के अधिकार की तो एक तरफ बात की जाती है, लेकिन इस धारा में समानता कहां रह जाती है जब किसी के लिए तो तलवार, किसी के लिए ढाल, और फिर ये कैसे भरोसा किया जाए कि ट्रांसपेरेंसी यहां पर रहेगी जहां बात परमिशन की हो कि अगर अनुमति मिलेगी तो जांच होगी, नहीं तो नहीं। श्वेता जी, 2018 में जब ये धारा जोड़ी गई 17A, उसके बाद आप देखिए देश में करप्शन किस तरीके से बढ़ रहा है। आप देखिए जल जीवन मिशन घोटाला, आप देखिए SI भर्ती घोटाला, क्योंकि अब हमारा अगर हाकिम थानेदार हो जाए, घर का कोई थानेदार हो जाए, तो फिर नीचे मुलजिम क्या करेगा। और जिस देश में राजनीतिक शुचिता की बात की जाती हो, जिस देश में सांस्कृतिकवाद की बात की जाती हो, उस मुल्क में इस तरीके की धाराएं निश्चित रूप से इस देश में भयावह स्थिति है करप्शन की कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जज एक राय नहीं है। ये बहुत बड़ी घटना है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज एक राय नहीं है। इसका मतलब करप्शन का लेवल और करप्शन की जो बातें हैं बहुत डराने वाली है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त का एक्ट लेके आते, 2018 में वो इंप्लीमेंट होता है, लेकिन आप देखिए लोकायुक्त और लोकपाल कौन नियुक्त करता है? सरकार। और उनके कितने फैसले आए बता दीजिए। सीबीआई ने जितने लोगों को पकड़ा उसमें से महज 40% को अनुमति मिली। आप देखिए जिस देश में आप क्राइम कर रहे हो और क्रिमिनल को कहा जाए कि हम तुम्हारी जांच करने आ रहे हैं, फिर क्रिमिनल अपने जो एविडेंस है वो नष्ट नहीं करेगा, तो बड़ी डराने वाली स्थिति है। और 2005 में RTI एक्ट आया था, उसकी हालात क्या है? तो इस देश में एक देश एक विधान एक कानून की बात करने वाली भाजपा इस तरीके का एक्ट लेकर, कांग्रेस इसमें समर्थन रही। जब ये संसद में पास हो रहा था कांग्रेस चुप रही, यानी कहीं कहीं करप्शन को मौनमुख स्वीकृति थी। अब आप देखिए हमारे जो सनातन धर्म की बात करते हैं उसमें कहा गया कि जो तपेश्वरी होता है वो राजेश्वरी होता है, यानी जो पिछले जन्म में तप करता है जब वो IAS या प्रशासनिक अधिकारी बनता है, और तपेश्वरी शो भोगेश्वरी, अगर वो उसके बाद अगर जल्दी आता है, लेट आता है और जल्दी जाता है, वो भी करप्शन है। अगर वो अपने जो गाड़ी मिली है, जो रुतबा रबाब मिला है, वो अपने घर वालों के लिए यूज करता है, वो भी करप्शन है। वो अपने पद के प्रेशर में किसी आदमी से 4 चाय लेता है या 4 अफसर के पास लेता है किसी कार्यक्रम के, वो भी करप्शन। तो करप्शन की परिभाषा बहुत लंबी है, लेकिन सच्चाई यह है कि करप्शन पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो क्या आप माने 17A की जरूरत ही नहीं थी या लाना ही नहीं चाहिए था? आप क्यों अधिकार दे रहे हो लूट का? आप क्यों? अब आप देखिए सीएम परमिशन देगा, सीएम तक फाइल पहुंचेगी, आप लोकायुक्त जांच करके भेज देगा विभाग में, विभाग भी किसको भेजेगा? सीएम के। अब सीएम आपको अनुमति दे ना दे कोई पता नहीं। तो ये जो घोटालों की तादाद बढ़ी है, आप डर ही नहीं रहे। आज कई इंजीनियर हैं जिनकी जांचें हो रही है और जांच के बाद वो दोषी पा गए तो कह रहे हमारी पेंशन मत रोको, कोर्ट में जा रहे हैं। यानी करप्शन के ऊपर और करप्शन। अब CJI सूर्य प्रकाश एक जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा उसमें बड़ी संवैधानिक पीठ में जाएगा। ये जो बहस है ये हिंदुस्तान में जो पीछे गया, जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, किसी जमाने में $1 और $1 बराबर था और आज $1 और 90 रुपए है, उसमें सबसे बड़ा कोई रीजन है तो ये करप्शन की कालिक है। बिल्कुल। और एक सवाल और उठता है, इसलिए भी योगेंद्र जोशी जी सवाल उठ रहा है कि जब आरोपी खुद सत्ता या सिस्टम का ही हिस्सा हो तो कैसे उम्मीद की जाएगी कि यहाँ पर निष्पक्ष जांच होगी? मैं श्वेता जी यही कह रहा हूं, पहले जब ये संविधान बना था तो हमारे नेता थे बैरिस्टर, नवीं पास नहीं था कोई भी। अब जो बैरिस्टर थे उस समय के तो वो सोचते थे कि आने वाली पीढ़ी भी हमारे जैसी पढ़ी लिखी आएगी। अब ये आए हैं अनपढ़, बिल्कुल अंगूठा चेप, न तो इनको अंग्रेजी आवे
न इनको कोई हिसाब आवे, न पीडब्ल्यूडी की कोई एबीसीडी आती है। अब इन्होंने क्या किया, ये आधारित किनके ऊपर हो गए, अफसरों के ऊपर हो गए। अब ये उनसे काम कराते हैं, और जब ये काम कराते हैं उससे, तो उनसे काम कराएंगे तो 19-20 तो करेंगे। जब आप किसी को जिम्मेदारी दे दोगे तो वो भ्रष्टाचार करेगा। जैसे जल जीवन मिशन पे एक्सीएन और एसी सारे कर रहे हैं ना, अब जिनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी है। तो क्या होता है कि जब इस प्रकार की चीजें अब होने लगी है तो उनको बचाएंगे तो यही नेता, अगर नेता नहीं बचाएंगे तो अब वो कमा के क्या देंगे, और वो इनकी सहायता क्या करेंगे राजनेताओं की, वो नाम ले देंगे कि साहब मैंने तो ये पैसे इनको दिए। और योगेंद्र जी, इसलिए भी ये सवाल उठता है कि आजकल ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हावी होगी, उसका रीजन भी यही है। तो भाई बस यही ब्यूरोक्रेसी reason है हावी कि उनको होगी डर ना। नहीं। अरे उनको पहले डर जो नहीं। पहले जो नेता थे ना, वो आईएएस को बड़े बाबू छोटे बाबू करके बुलाया करता था। ऐसे ऐसे भयंकर नेता थे, आने के पहले आईएएस उनके दरवाजे पे खड़ा ठिठक के खड़ा रहता था। आज जो मंत्री हैं वो इनके दरवाजे पे जाते हैं, मतलब उनको नहीं बुला सकते, ये इनमें क्षमता नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री के अलावा कोई मंत्री के ऑफिस में कोई आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी नहीं जाता। अब इससे ज्यादा गिरावट क्या आएगी हमारे प्रशासनिक ओहदों पे, और फिर ये कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार रोक लेंगे। ये भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते। आप देखिए हमारे एक कोई डीआईजी थे विष्णुकांत जी, बताओ हेड कांस्टेबल से 9.5 लाख रुपए ले लिया, अब अभियोजन स्वीकृति नहीं, एसीबी नहीं एफआईआर लगा दी। अब वो बेचारी एक मित्तल थी आरपीएस, 200 करोड़ खा गई, 500 करोड़ खा गई, और अब एसीबी कह रही इनके खिलाफ अपराध साबित नहीं पाया जाता। अरे ये स्वीकृतियां कौन दे रहा है? ये इस प्रकार की चीजें करने का अधिकार किनको देते हैं? इन राजनेताओं को दिया जाता है। जो हमारे राजनेता इसलिए लगाए गए हैं कि ईमानदारी बनी रहे, अफसर बेईमानी नहीं करे, इसलिए प्रजातंत्र में राजनेताओं को अंदर घुसाया गया है। अब इनसे ज्यादा कोई नहीं है भ्रष्ट। ये उस भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं, ये उसमें धाराएं जोड़ रहे हैं, ये सरकारी कर्मचारियों को बेईमानों को सुरक्षा दे रहे हैं, ये उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृतियां रोक देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं। जिसकी सेटिंग हो जाए उसकी दे दी, जिसकी सेटिंग नहीं उन्हें चल एंजॉय करता रहे। तो गरीब की मार होती है, इसलिए ये बड़े अधिकारियों के लिए सुरक्षा का इन्होंने प्रबंध किया है। यहाँ एक आईएएस है जिसके ऊपर 5 अभी आईएएस है खेल विभाग का, 5 अभियोजन स्वीकृतियां अभी तक नहीं मिली है उसके खिलाफ, और अभी भी मजे आ रहे हैं फुल। आप देखो क्या स्थिति हो रही है। तो नाम मेरे से मत लुभाओ, बहुत सारे नाम हैं जो मैं ले सकता हूं, लेकिन ये क्या है, ये हमारी राजनीति की जो ये 17A 17R ये जोड़ने का जो तरीका है, ये कानून में तो अभियोजन स्वीकृति भी नहीं होनी चाहिए। अभियोजन स्वीकृति साधारण अपराध में एक एपीपी देता है, उसमें सरकार क्यों नहीं देती? फिर उसमें भी दो अभियोजन स्वीकृति। मर्डर है, लूट है, फिर तमाम में अभियोजन स्वीकृति सरकार दे। साहब ये अपने आप डायरेक्ट क्यों करते हैं? इसीलिए ये धाराएं गलत हैं, इन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं अभियोजन स्वीकृति की इनको अनुमति की आवश्यकता क्या है? अगर अपराध साबित है तो उसका चालान पेश होना चाहिए। ठीक है। और जैन सर, इसे और बेहतर तरीके से समझना, क्योंकि पहले लाया गया था, पहले भी जैसे कि आपने भी जिक्र किया और हुआ भी कि पहले लाया गया, इसे स्वीकार करने लायक नहीं था, फिर से उसे बदलाव करके कुछ चेंजेस करके ऐसा लग रहा है कुछ नई चीज लेकर आ गई है। और लेकिन नुकसान इससे तो है। अब क्या रास्ता? और इसलिए भी क्योंकि जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो इंतजार होता है कि भाई जो फैसला लिया जाएगा वही सही है। लेकिन जब वहां पहुंचने के बाद 2 जजों की ही अलग अलग इस पर विचार हो और अपनी अपनी बात रखी जा रही हो, ऐसे में आम जन इसे किस तरह से देखे? आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? पहली चीज तो मैं कहूं कि 2 जजेस का ओपिनियन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं था। जस्टिस विश्वनाथन ने सिर्फ ये कहा है कि लॉन्ग डिस्कशंस के बाद प्रोटेक्शन देने का ये प्रावधान किया गया है। और वहां पर एएसजी ने, भारत का महाधिवक्ता ने ये कहा था कि मान लीजिए लोकपाल परमिशन देता है, लोकपाल अगर प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर करता है तो उसमें परमिशन की जरूरत नहीं है, जबकि कानून में ऐसा नहीं था। नहीं कहा। हाँ, और ये जस्टिस विश्वनाथन ने भी माना कि इसका मिसयूज होता है, उसको रोकने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त को ऑथोराइज कर दें। तो ये कई बात नहीं, पर जस्टिस नागरत्ना ने क्लियर वर्ड्स में कहा था कि ऐसा हाइड एंड सीक नहीं खेला जा सकता, क्योंकि जो चीज इलीगल है, जो चीज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम स्ट्रक डाउन नहीं करेंगे। हम तो कानून बना नहीं सकते कि लोकपाल लोकायुक्त करे, तो इसलिए हमारे सामने कोई अब इसमें एक दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या इसके माध्यम से पैदा कर दी थी जी, हमने भी कई बार की है। अगर मान लीजिए एसीबी मुकदमा दर्ज नहीं करती या पुलिस कार्रवाई नहीं होती, तो आदमी कोर्ट के अंदर जाके
परिवाद पेश करता था। कोर्ट से FIR के भी आदेश हुए हैं, जांच के भी आदेश हुए। वो शक्ति एक आदमी जो रिकॉर्ड करके लेता था वो भी इससे वापस ले ली गई। मतलब न्यायालय से ऊपर आपने बिठा दिया है। न्यायालय पे भी डिस्क्रिप्शन नहीं छोड़ा कि अगर कोर्ट ऑर्डर करेगा तो परमिशन की जरूरत नहीं है। इन सबसे मिला के ये लगता है कि एक बचाने का एक तरीका सोचा गया था कि हम अपने लोगों को बचा ले। लेकिन ये जो आधार बताया जा रहा है वो तो मुट्ठी भर लोग भी नहीं होंगे कि ईमानदार अफसर को फंसा सकते, उनको उनके साथ गलत ना हो इसलिए इसको लेकर आया गया। ये सिर्फ एक बहाना है। असली में तो अपने आदमियों को बचाने के लिए कुछ ईमानदार आदमी पर राजस्थान में आज भी सैकड़ों प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पेंडिंग पड़ी हुई है। जैसा अभी योगेंद्र जी ने बताया कि बड़े बड़े लोगों को प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दी है। अब जो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीरज पवन साहब, 5 मामला आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले रहा हूं कि उनको 5 मामलों में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दी। कई मामलों में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दी गई। ऐसे गंभीर अपराधों में जहां रेड हैंडेड ट्रैप हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कागजों में कोई जल जीवन मिशन में अगर ये स्ट्रिक्चर ये रोड़ा नहीं होता तो क्या जल जीवन मिशन पहले दर्ज नहीं हो जाता? अगर एसीबी राज्य सरकार, तत्कालीन सरकार की एसीबी दर्ज नहीं करती तो कोई भी आदमी कोर्ट में जाके 7 साल से खूब लोगों ने इसका फायदा उठाया है। और अब पता नहीं थोड़े दिन बाद जब तय होगा तब बात अलग है, पर ये अल्ट्रा वायरस है, इसको जाना चाहिए, ये समाज के विरोध में है। ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक कमेंट जरूर चाहूंगी, लेकिन मिथिलेश सर, ये बेहद अहम नहीं लगता कि इससे और ज्यादा स्थितियां बिगड़ेंगी, भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगी? एक तरफ तो हम रोकने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो लोगों को आजादी मिलेगी करने की। देखिए, जिसकी सरकार है उसकी बल्ले बल्ले। देखिए, ये एक तरीके से पॉलिटिकल वेपन तैयार हो चुका है और इसका मिसयूज करने के लिए राजनेता यूज कर रहे हैं। और IAS और IPS आप देखिए रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हर समाज में देख लीजिए आप, उसका रीजन है कि वो बेहिसाब धन कमा रहे हैं और वो बेहिसाब धन से रिटायरमेंट के बाद कैसे रुबाब बना रहे वो राजनीति में क्योंकि पैसा कमाना बहुत आसान हो गया। आप देखिए सरकार ने एक और काम किया कि IAS, IFS और IPS इनको अपनी सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है संपत्ति की, ये छूट दे दी। तो क्या आम आदमी की जो मन में है, जो मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस छवि पर आंच नहीं आ रही। आम आदमी आज ये सोच रहा है। आप ये देखिए, इसमें एक और है कि अगर रिश्वत देने वाले को भी सजा का प्रावधान कर दिया, काम आप करो मत, टरकारते रहो। कोई आज की तारीख में आप आवेदन कर दीजिए, अगर 6 महीने में कोई फैसला हो जाए तो आपको अपने आप रिश्वत देनी पड़ेगी। पूरा सिस्टम है, पटवारी से लेकर ग्राम सेवक से लेकर वीडियो से लेकर आप ये जो पूरा करप्शन का सिस्टम डेवलप हुआ है 17A के बाद पावरफुल हो गए। उनको सबको पता कमा कमू लो, क्या फर्क पड़ना है, जांच चलती रहेगी, पेंशन आती रहेगी, नहीं आएगी कोर्ट में चल जाएंगे, वकील साहब को पैसे देंगे फिर आएगी। तो ये जो करप्शन का एक माहौल बना है इस देश में, जो भारत कभी सोने की चिड़िया थी, जो भारत विश्व गुरु बनने वाला था, वो आज करप्शन में डूब गया है। और जो हमारे सनातन की बात करते हैं, हमारे कहा कि अर्थ, धर्म और काम, इनमें अगर आप सुचिता नहीं बरतते तो आपको मोक्ष नहीं मिल सकती। उस सिद्धांत की भी अवहेलना है ये 17A। वक्त पर योगेंद्र जी फाइनल कमेंट सर। देखिए श्वेता जी, जब महानीय बड़े बड़े जो जस्टिस हैं उनके घरों पे बोरियों में नोट मिलते हैं और हम क्या आशा करें इस संविधान से, इस कानून से, इस सरकार से? अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। वो अभी भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब मेरी जांच नहीं कर सकते आप, आपको अधिकार नहीं है। अब आप देखिए, साल भर होने में आए और उनके घर से जो करोड़ों रुपए मिले थे उस पर ये सरकार निर्णय नहीं कर सकती। कारण दुनिया भर के पेच हैं, कोई कौन सा पेच अड़ाता है, कोई कौन सा पेच अड़ाता है। और इस कारण से हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा और ये खत्म नहीं होगा। और देखिए, अगर चाहिए तो जब नौकरी करता है आदमी, उसके परिवार की संपत्ति आप ले लीजिए, उसकी तनख्वाह जोड़ लीजिए, उसके सब संसाधन जोड़ लीजिए और फिर हर साल उसका एनालिसिस करते रहिए, भ्रष्टाचार अपने आप बंद हो जाएगा। पर ये करना नहीं चाहते, इसलिए ये चीज चलेगी। क्योंकि अगर उसको रोक लिया प्रशासनिक अधिकारी को तो राजनेताओं के पास पैसा आना बंद हो जाएगा। बिल्कुल, एक ही सर फाइनल कमेंट, क्योंकि सख्ती जब तक नहीं होगी, डर नहीं होगा और ये कानून तो और ज्यादा संरक्षण सबसे बड़ी बात है कि ये कानून सेलेक्ट कमेटी ने ये कहकर रखा था कि ये ईमानदारों आदमियों को प्रोटेक्शन देने के लिए, पर वास्तव में इसकी नीयत अपने बेईमान और भ्रष्ट कर्मचारियों को बचाने की थी, जो आज एक्सपोज हो चुका है।
मैं योगेंद्र जी की दूसरी बात से भी सहमत हूं जी। कि जब अपराध साबित हो, जब अनुसंधान, जब मर्डर में और 376 जैसे अपराधों में किसी सैंक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो भ्रष्टाचार जिसके लिए कहा जाता कि इससे बड़ा अपराध, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 जजेस की बेंच में कि ये डेंजर टू द नेशन है, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह हो नहीं सकता, उसके लिए परमिशन की क्यों जरूरत हो, सैंक्शन की क्यों जरूरत हो। बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए 17A को लेकर बात हो रही है, रोड़ा है या ढाल है, ये तो आप भी बेहतर समझ रहे हो। जिस तरह से चर्चा में भी बहुत सारे पहलू सामने आए और जब साफ नजर आता है तो फिर कहते भी कि देखकर मक्खी को निगला नहीं जाता। अब एक तरफ तो आप बात करते हैं करप्शन खत्म करने की, भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजने की, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन होगा कैसे? आप लगाम लगाने की बात करते हो, दूसरी तरफ उनको बचाने के लिए यहां पर रास्ते खुल जाएंगे, तो ऐसे में ना तो डर होगा, ना खौफ होगा और ना ही ये भ्रष्टाचार रुकेगा। तो अब इंतजार हालांकि करना होगा कि आखिर ये 17A है क्या, तलवार है या ढाल है, और इसका फैसला किसके हाथों में होना चाहिए, इसका भी इंतजार है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।